Hi guys, welcome to this learning space again. This is me, Mitali, and we are going to discuss today another important topic in physics, that is force. उसके साथ साथ we will be also studying the very famous laws of motion given to us by Sir Isaac Newton. Now, as I have told you in my previous video for motion, that we will be considering NCERT class 9th book as a base for all the chapters. This is chapter 9, Force and Laws of Motion. You can consider all the content in the video as gist or notes of the chapter. We will be also discussing various activities and in-text questions for better understanding. When we discuss force, we first got to give credit to Sir Galileo and Sir Isaac Newton, who worked and developed an entirely different approach to understand motion. And for us to understand force and laws of motion, I have divided this chapter into two parts. Today, in this video, we will be discussing part 1, wherein we will cover the following topics. First, we will understand force. Then, we'll understand balanced and unbalanced force. Then, we'll move forward to understanding friction. We will then discuss first law of motion, the relationship between inertia and mass, and then we will discuss what is momentum. In the second video, which I'll be posting on shortly, we will discuss the second law of motion, the mathematical formula for the second law of motion, the third law, and then the conservation of momentum. In the previous chapter, which we have discussed in my previous video, we described the motion of an object along a straight line in terms of position, velocity, and acceleration. We also saw uniform and non-uniform motion. हमने इतना सब डिस्कस किया और इतना सब समझा, but we didn't discuss a few questions, जिसमें से बहुत important ये है कि what causes motion? Why does speed of an object change with time? And do all motion require a cause? We didn't discuss any of this. ना ही शायद बहुत से लोगों ने ये सोचा भी नहीं होगा कि ये सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. बट ऑल दीज क्वेश्चंस, इन सब क्वेश्चंस ने उस टाइम के फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट को बहुत परेशान कर रखा था. दे couldn't अंडरस्टैंड कि ये सब कैसे हो रहा है. दो दे यूज्ड टू ऑब्जर्व ऑल ऑफ दिस इन देयर डेली लाइफ, बट अंडरस्टैंडिंग दिस वाज वेरी डिफिकल्ट. अब जैसे सपोज एक बॉल है और उसमें हमने एक छोटा सा हिट लगाया, तो वो बॉल मूव करती है फॉर ऑब्वियस रीजंस, पर वो मूव करने के बाद रुक क्यों जाती है? दिस क्वेश्चन इज वेरी फंडामेंटल. बहुत सारे लोग ये सोचते नहीं है, पर उस टाइम पे साइंटिस्ट ने सोचा. अब हम जानते हैं तो हम शायद सोचते नहीं. तो सर न्यूटन और सर गैलीलियो ने इस बारे में सोचा एंड दे डेवलप्ड अ डिफरेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग मोशन, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे. जैसे कि अभी हमने वो बॉल वाला एग्जांपल देखा कि बॉल को अगर हमने थोड़ा सा हिट लगाया, इट मूव्स एंड देन इट स्टॉप्स. तो उस टाइम पे जब सब इस बारे में सोच रहे थे, तो दे यूज टू थिंक कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो नेचुरल स्टेट है वो रेस्ट है. मतलब हर ऑब्जेक्ट भले भी मोशन में हो या वो ऑलरेडी रेस्ट में हो, वो अल्टीमेटली चाहता है कि वो रेस्ट में ही आ जाए. इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो एट द एंड वो अपने आप स्टॉप हो जाता है. तो ये एक कंसेप्शन उस टाइम पे बहुत ही कॉमन था. देन गैलीलियो एंड न्यूटन स्टडीड इट एंड देन दे डेवलप्ड वेरियस अप्रोचेस टू इट, जो हम अभी जानते हैं. नाउ अगर हम अपनी एवरीडे लाइफ में देखें, सपोज आपको रूम में आना है और डोर है, तो यू हैव टू पुश द डोर, जिससे वो डोर ओपन हो जाता है. आपको वो डोर बंद करना है, देन यू हैव टू पुश द डोर, वो बंद हो जाता है. कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसको आपको मूव करना है तो कुछ एफर्ट लगता है ना. कुछ एफर्ट चाहिए होता है उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए. तो जनरली हम उस एफर्ट को पुश, पुल, हिट इन तरीकों से जानते हैं. तो ये तो बहुत नोन चीज है कि यस कुछ एफर्ट लगता है, जो कि कुछ मस्कुलर फोर्स है, कुछ मस्कुलर एफर्ट है, जो हमें उस ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करने के लिए लगाना पड़ता है. पर हम उस एफर्ट को
कभी देख नहीं पाते, वी कैन नॉट फील और टेस्ट द पर्टिकुलर एफर्ट दैट इज रिक्वायर्ड, वो जो एफर्ट है उसको फोर्स कहते हैं। तो हम इस फोर्स के इफेक्ट्स को सी या फील कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट सी और फील द फोर्स इटसेल्फ, हम सिर्फ उसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं। तो फोर्स को हम कैसे डिस्क्राइब कर पाएंगे? फोर्स को हम सिर्फ जो उसका इफेक्ट है उसके टर्म्स में ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, नाउ force can be used to, number one, change the magnitude of velocity of an object। मतलब सपोज आप स्की कर रहे हो, है ना, या आपने कभी किसी को स्की करते हुए देखा हो, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जब वो स्टिक्स पे फोर्स लगाता है, ज्यादा फोर्स लगाता है, तो जितना ज्यादा फोर्स लगाता है वो उतनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर पाता है। या सपोज उसको वेलोसिटी कम करनी हो तो वो अगेन फोर्स लगाता है एंड ट्राइज टू कंट्रोल द वेलोसिटी ऑफ उसका मूवमेंट। तो ऑफ कोर्स force can be used to change the magnitude of velocity of an object। Now, force can also be used to change the direction of motion of an object। इसके लिए कंसिडर करो कि आप फुटबॉल खेल रहे हो, यू गेट अ पास, वो बॉल एक डायरेक्शन में आ रही है, आपको उस बॉल को किसी और प्लेयर को पास करना है जो दूसरे डायरेक्शन में खड़ा है। तो आप क्या करोगे, जिस डायरेक्शन में उस बॉल को भेजना है उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे। तो दैट मीन्स that force can be used to change the direction of the motion of the object। Then force can also change the shape and size of the object। इसके लिए बड़ा ही क्लासिकल एग्जांपल आप ले सकते हो, एक रबर बैंड का या फिर स्प्रिंग का, है ना, या फिर सपोज एक सॉफ्ट टॉय है या बलून है। सो इफ यू अप्लाई फोर्स टू दीज ऑब्जेक्ट, आप उसके शेप को सक्सेसफुली चेंज कर सकते हो। स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, रबर बैंड एक्सटेंड हो जाएगा, बॉल है या फिर बलून है तो वो कंप्रेस हो जाएगा। उसका स्ट्रक्चर और शेप जो है, जब तक वो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो चेंज हो जाता है। ये अलग बात है कि आप फोर्स हटाते हो तो बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी वो शेप वापस रीगेन कर लेता है, दैट इज एंटायरली एन डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बट इन जनरल अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो आप उस ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकते हो। Now we will discuss balanced and unbalanced forces। Now ये दो कॉन्सेप्ट समझने के लिए लेट अस कंसीडर कि एक टेबल है जिसके ऊपर एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है। उस वुडन ब्लॉक को हमने दोनों तरफ से दो अलग अलग स्ट्रिंग से टाई कर दिया है, सपोज स्ट्रिंग एक्स एंड स्ट्रिंग वाई। नाउ अगर एक्स की तरफ मैंने उसको पुल किया ब्लॉक को, तो वो ब्लॉक एक्स की तरफ मूव करेगा। अगर हमने वाई की तरफ फोर्स लगाया, उसको पुल किया, तो ऑब्जेक्ट वाई की तरफ मूव करने लगेगा। पर अब सपोज कि मैंने एक्स और वाई दोनों स्ट्रिंग्स को पुल किया, एक सा फोर्स लगाया, तो उससे क्या होगा कि वो जो ब्लॉक है वो मूव नहीं करेगा, वो वहीं के वहीं रहेगा। तो इन दिस केस वो फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज नहीं करता, वैसा फोर्स बैलेंस फोर्स कहलाता है। ना ये जो फोर्स होता है ये बेसिकली दोनों एंड से अप्लाई होता है एंड दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ओके, सो द फोर्स दैट डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट or of motion of an object, the force that is equally applied from both the sides, such force is called balanced force। Now suppose हमने दोनों तरफ से पुल अब नहीं कर रहे हैं, अब हमने एक किसी डायरेक्शन में तेज से स्ट्रिंग को खींचा। सो सपोज एक्स डायरेक्शन में हमने ज्यादा फोर्स अप्लाई किया और वाई डायरेक्शन में ऑफ कोर्स नहीं अप्लाई किया या एक्स से कम अप्लाई किया। उस केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट एक्स की तरफ मूव करने लगेगा। तो ऐसा कोई फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को मोशन में लेकर आता है, वैसा फोर्स को अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, राइट। मतलब अनइक्वल फोर्सेस अगर आप अप्लाई करते हो तो जिस डायरेक्शन में ग्रेटर फोर्स होगा, ब्लॉक उस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्स इक्वल होता है दोनों साइड से। इस केस में स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता। अनबैलेंस्ड फोर्स जो होता है, इट ब्रिंग्स द ऑब्जेक्ट इनटू मोशन, ये अनइक्वल होता है और जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स होता है
उस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? आई एम श्योर हम सब अवेयर होंगे इस टर्म से। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो दो ऑब्जेक्ट्स जो टच में है किसी सरफेस से उसके बीच में एक्ट करता है। इट अराइजेस बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। ये बेसिकली एक अपोजिट फोर्स होता है जो कि आपके डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट काम करता है। इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स। ओके, नाउ हम कुछ सिनेरियोज हैं जो डिस्कस करेंगे और उनके ऑब्जर्वेशंस को फर्दर स्टडी करेंगे। ऐसा ही एक सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे आपको एक हैवी से ऑब्जेक्ट को, एक बॉक्स है जिसमें बहुत सामान है, इट इज हैवी, आपको उस बॉक्स को पुश करना है, एक दूसरी जगह पे मूव करना है। तो यू टेक अ सरफेस, ऑब्वियसली एक ग्राउंड है जिसपे ये बॉक्स रखा हुआ है। सो बॉक्स का बॉटम जो है वो आपके सरफेस से टच में आ रहा है। जब आप उस बॉक्स को मूव करना शुरू करते हो, कुछ थोड़ा बहुत फोर्स लगाते हो, तो वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो आपके पुश के अगेंस्ट, ये फ्रिक्शन आपके पुश के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। अब आपने क्या किया, थोड़ा और फोर्स लगाया, पर अभी भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी भी जो फ्रिक्शन है ये बैलेंस कर रहा है आपके पुशिंग फोर्स को। पर एक टाइम आता है जब आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हो, ये जो फोर्स है वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर देता है और फिर आपका जो बॉक्स है वो मूव करना शुरू कर देता है। मतलब आपका जो पुशिंग फोर्स है दैट हैज बिकम बिगर देन द फ्रिक्शनल फोर्स। तो कुछ अनबैलेंस हुआ और इस अनबैलेंस होने की वजह से आपका बॉक्स जो है वो मोशन में आ गया, इट स्टार्टेड मूविंग। अब आप उसको पुश कर सकते हो, राइट? सो ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो बहुत ही कॉमन है, आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा। आप साइकिलिंग कर रहे हो, आप पैडल कर रहे हो साइकिल को। सपोज आपने काफी टाइम तक उसको पैडल किया। जब आप पैडलिंग करना छोड़ देते हो तो ऐसा तो नहीं है कि साइकिल रुक जाती है। जब आप पैडल छोड़ते हो तभी भी साइकिल थोड़े टाइम के लिए मूव करती है, फिर आपको थोड़ी देर बाद वापस से पैडल करना पड़ता है चलाने के लिए साइकिल। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा जरूर लगता है कि एक अनबैलेंस फोर्स आया जिसकी वजह से आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, पर एक्चुअली में बात ये है कि वो ऑब्जेक्ट अनबैलेंस फोर्स की वजह से नहीं मूव कर रहा है। वो ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो वो गेन करता है बिकॉज ऑफ द बैलेंस्ड फोर्स, बिकॉज ऑफ द पुशिंग एंड द फ्रिक्शनल फोर्स, उसकी वजह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करता है। पर अगर आपको उस ऑब्जेक्ट को स्पीड देनी है ना, या फिर आपको उसका डायरेक्शन चेंज करना है मोशन का, तब आपको एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करना पड़ता है जिसकी हेल्प से आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे चलने के लिए ऑब्जेक्ट को अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत नहीं होती। यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे चलने के लिए बैलेंस्ड फोर्स की हेल्प से भी ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, जो वेलोसिटी उसने गेन करी है उसी वेलोसिटी की हेल्प से। पर अगर आपको ऑब्जेक्ट को स्पीड देनी है या फिर आपको उसका डायरेक्शन जो है मोशन का वो चेंज करना है, या आपको ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना है, उस केस में आपको एक अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए होगा, राइट? तो जब तक वो अनबैलेंस्ड फोर्स आप अप्लाई करोगे आपको स्पीड मिलती रहेगी, आप चेंज कर सकते हो डायरेक्शन, आपको एक्सेलरेशन मिलता रहेगा। पर अगर वो अनबैलेंस्ड फोर्स आप हटाते हो, जैसे कि आपने पैडल करना छोड़ दिया साइकिल को, तो जो भी वेलोसिटी साइकिल ने गेन की है उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो साइकिल चलती रहेगी। फिर आपको स्पीड बढ़ानी है तो आपको फिर एक अनबैलेंस्ड फोर्स देना पड़ेगा, फिर साइकिल को पैडल करना पड़ेगा और फिर वो साइकिल स्पीड गेन करके मूव करती रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर फोर्स अगर हम कंप्लीटली रिमूव कर दें तो भी ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव विद द वेलोसिटी दैट इट हैज एक्वायर्ड टिल देन। ओके, आई होप कि ये दो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। स्पेशली साइकिल वाला एग्जाम्पल अगर आपने फील नहीं किया है, जो कि बहुत कम चांसेस है, ऑफ कोर्स सभी ने साइकिल चलाई है और पैडल छोड़ दिया है, सबको बड़ा मजा आता है जब
साइकिल अपने आप चलती है। तो ये जो फिनोमेना है, इससे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को हमें स्पीड देनी होती है या एक्सेलरेट करना होता है या उसका डायरेक्शन चेंज करना होता है, तब हमें एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, वरना वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से गेन वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। ओके, तो अभी हमने जो मोशन के बारे में ऑब्जर्व किया, स्पीड के बारे में, बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में, वैसे ही कुछ ऑब्जर्वेशन गैलीलियो ने भी देखे। उन्होंने क्या कंसिडर किया, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा कि जब भी एक इंक्लाइंड प्लेन, जैसे कि ये जो भी हमने लिया, ये इंक्लाइंड प्लेन पे वो एक मार्बल रखते हैं और उसको वहां से छोड़ते हैं, तो वो मार्बल नीचे की तरफ आता है एंड इट गेन्स वेलोसिटी व्हेन इट कम्स डाउन। क्योंकि हमें पता है तो हम कह सकते हैं कि ग्रेविटी उसको पुल करता है एंड उसकी वजह से वो मार्बल नीचे आता है एंड इट गेन्स वेलोसिटी। वी विल स्टडी इट फर्दर इन द नेक्स्ट चैप्टर, बट वी नो कि अगर इंक्लाइन प्लेन से अगर आप मार्बल को लाएंगे, नीचे छोड़ेंगे किसी भी इंक्लाइन प्लेन से, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। आप घाटी पे साइकिल चलाते हैं, नीचे की तरफ आते हैं तो स्पीड आप गेन करते हैं। वैसे ही अगर नीचे से ऊपर उस मार्बल को जाना होगा, जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। वो भी ग्रेविटी का ही फंडा है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब उन्होंने क्या किया कि एक आइडियल फ्रिक्शनलेस प्लेन लिया। उस प्लेन पे, जैसे आप देख सकते होंगे, ये एक आइडियल फ्रिक्शनलेस प्लेन है। यहाँ पे ये एक मार्बल है जो कि रेस्ट पे है। ओके, दिस इज नॉट मूविंग, इट इज ऑन रेस्ट ऑन एन आइडियल फ्रिक्शनलेस प्लेन। ना ये प्लेन इंक्लाइंड है, सपोज दोनों डायरेक्शन से। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर आप इस मार्बल को लेफ्ट की तरफ से छोड़ते हैं यहाँ से, तो ये मार्बल नीचे की तरफ जाएगा और जिस हाइट से उसको छोड़ा गया था उतने ही हाइट पे ऊपर की तरफ जाएगा। ये याद रखो कि ये सब एक आइडियल फ्रिक्शनलेस प्लेन पे हो रहा है। तो जिस हाइट से उन्होंने मार्बल यहाँ छोड़ा था, उसी हाइट से वो मार्बल मूव करके ऊपर की तरफ चला गया, उसी हाइट तक जिस हाइट से उसको छोड़ा था। नाउ जैसे जैसे आप इस प्लेन का इंक्लिनेशन राइट हैंड की तरफ कम करते जाओगे, वैसे वैसे आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो बॉल है वो मूव करती जाएगी ऊपर की तरफ। वो वही हाइट तक मूव करती है जिस हाइट से उसको छोड़ा गया था। सो when the ball is left from the left plane and you keep on decreasing the angle of inclination, the ball moves further and it moves till it reaches the original height जिससे उसको छोड़ा गया था। ओके, नाउ अगर आपने राइट साइड ऑफ द प्लेन को हॉरिजॉन्टल कर दिया, दैट इज आपका जो स्लोप है वो 0 है, उस केस में अगर आपने बॉल यहाँ से छोड़ी तो वो बॉल अपने प्लेन में चलती ही जाएगी इन ऑर्डर टू अचीव द सेम हाइट जहां से उसको छोड़ा गया था। ओके, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि एक अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स जो है दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ अ मार्बल, पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए उस मार्बल को यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन सस्टेन करने के लिए, है ना। वो आइडियल फ्रिक्शनलेस प्लेन था, आपने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 कर दिया तो वो मार्बल चलता ही जाएगा जब तक आप उसको स्टॉप नहीं करोगे कोई एक्सटर्नल फोर्स से। तो मतलब जो स्पीड उसने गेन कर ली है या जो वेलोसिटी उसने गेन कर ली है, उसकी हेल्प से बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के वो मार्बल मूव करता जाएगा। नाउ प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये जो 0 अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, इसको अचीव करना डिफिकल्ट होता है फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। पर अगर आप चाहते हो कि फ्रिक्शन के फोर्स को मिनिमाइज करना, तो आप क्या करोगे, आप उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, जो मार्बल है और जो प्लेन है स्मूथ प्लेन, उसको लुब्रिकेट करो, उसके हेल्प से आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हो। राइट, अगर फ्रिक्शन जितना कम होगा उतनी दूर तक मार्बल ट्रैवल करेगा जब तक वो हाइट वो अचीव नहीं कर लेता जिससे उसको छोड़ा गया था। ना ये जो ऑब्जर्वेशंस थे गैलीलियो के, इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को न्यूटन ने फर्दर स्टडी किया और इसको स्टडी करने के बाद उन्होंने 3 फंडामेंटल लॉज
जो कि मोशन को गवर्न करते हैं वो हमें दिए। उन लॉज को हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि अब हम स्टडी करेंगे फर्दर। ओके, सो नाउ वी स्टडी द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। नाउ उसके लिए ऑब्वियसली हमें इनर्शिया समझना होगा, but before that let me first read what does the first law of motion says. The first law states an object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force. जो ये स्टेटमेंट है इससे हमें क्या समझ आ रहा है, वी कैन से दैट कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहेगा, वो अगर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में है तो वो उसी मोशन में रहेगा, तब तक रहेगा जब तक उसको अपनी स्टेट चेंज करने को कंपेल नहीं किया जाएगा बाय अप्लाइंग अ फोर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हर ऑब्जेक्ट चेंज को रेसिस्ट करता है, हर ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज करने से रेसिस्ट करता है। दैट इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी, जैसे हम भी रेसिस्ट करते हैं चेंज, वैसे ही ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन को या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने से रेसिस्ट करता है। तो ये जो टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद सेम वेलोसिटी, इस टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, इनर्शिया एक बहुत ही कॉमन सा फिनोमिना है जो हम बहुत ऑब्जर्व करते हैं अपनी डेली लाइफ में। इसके लिए ये एक एक्टिविटी भी है जो एनसीईआरटी में है, हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि कैरम है, आई एम श्योर हम सब ने कभी ना कभी तो खेला होगा। तो जब आप कैरम खेलते हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपने सारी जो कॉइन्स हैं या जो गोटियां हैं कैरम की उसको स्टैक कर रखा है और आप स्ट्राइकर चलाते हो और आप स्ट्राइकर से बेसिकली आप फोर्स देते हो, तो वो स्ट्राइकर जाके उन गोटियों में लगता है और जो सबसे नीचे वाली होती है या नीचे की जो एक दो होती हैं, बस वही दो कॉइन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, और जो ऊपर वाले कॉइन्स होते हैं वो जनरली जैसे थे वैसे ही रहते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट जो है उसको चेंज करने से रेसिस्ट करते हैं। मतलब एक बेसिक कॉमन से कैरम के गेम में भी आप इनर्शिया ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि आपने बॉटम वाले पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा आपके फोर्स का, इसीलिए वो अपना स्टेट चेंज करके मोशन में आता है, पर बाकी की जो कॉइन्स है वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। ओके, नाउ हम ये जो एवरीडे फिनोमिना है हम और भी फिनोमिना डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे कॉमन एक और फिनोमिना है, वो है जब हम कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपकी कार चल रही है एंड देन सडनली ब्रेक सप्लाई होते हैं उस कार में। तो क्या होता है जब वो ब्रेक सप्लाई होते हैं, तो क्योंकि आपकी बॉडी मोशन में थी, यू वर सिटिंग, आपकी बॉडी मोशन में थी, एकदम से ब्रेक लगता है तो आपको झटका लगता है और आप आगे की तरफ, आपकी जो बॉडी है वो आगे की तरफ मूव करती है। तो कभी कभी जब इमरजेंसी ब्रेक्स लगते हैं तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, बिकॉज एकदम से आपकी बॉडी को वो झटका लगता है। तो ये जो आपकी टेंडेंसी है बॉडी की रेसिस्ट करने की, उसको आप इनर्शिया कहोगे ना। इन केसेस में लोग कहते हैं सीट बेल्ट लगाना चाहिए। सीट बेल्ट क्या करता है, सीट बेल्ट आपकी सिंस आपकी बॉडी का एकदम से चेंज होगा, मोशन में आएगी, आगे की तरफ बढ़ेगी, सीट बेल्ट एक अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा जो कि उस बॉडी को पीछे की तरफ रखेगा, जिससे आपका एक्सीडेंट में आपकी जो कैजुअलिटी है, आपको जो चोट है वो कम लगेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि सीट बेल्ट लगाना जरूरी होता है, आपके फॉरवर्ड मोशन को स्लो कर देता है वो। ऐसे ही एक सिनेरियो अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि आप एक बस में हैं, बस स्टॉप पे खड़ी हुई, पैसेंजर्स उतरे एंड यू आर होल्डिंग, ऊपर की तरफ हैंडल होल्ड कर रखा है आपने, और वो बस अचानक से चलने लगती है। जब वो बस अचानक से चलने लगती है तो क्या होता है, आप पीछे की तरफ जाते हो, यू टेंड टू फॉल बैकवर्ड। क्यों? क्योंकि जो आपके लेग्स होते हैं, जो आपका फुट है, वो फीट जो है वो बस के फ्लोर से कांटेक्ट में है और वो रेस्ट पे है, तो आपकी बॉडी रेस्ट पे रहना चाहती है, बट क्योंकि बस सडनली आगे बढ़ी, आप अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ जाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी अपोज कर रही होती है। ये अपोज जो कर रही होती है दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया, राइट।
ना ये जो इनर्शिया है इसको ऑब्जर्व करने के लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हो जो कि आपकी बुक में भी है, आपको खुद भी ट्राई करना चाहिए एक बार। वो एक्टिविटी क्या कहती है कि सपोज एक ग्लास है, एक एम्प्टी टम्बलर आप लो, एक ग्लास लो, उस पे एक कार्ड आप प्लेस करो। ठीक है, ये स्टिफ कार्ड होना चाहिए, आप कोई भी क्रेडिट कार्ड या नॉर्मल कोई भी कार्ड ले सकते हो, और उस पे एक 5 रुपीज का कॉइन रखो। ठीक है ना, जितना जोर से हो सके उतनी जोर से आप उस कार्ड को हॉरिजॉन्टल फ्लिक दो। तो आप क्या देखोगे कि वो जो कॉइन है वो कार्ड के साथ आगे नहीं जाता, वो कॉइन उसी टम्बलर में गिर जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो कॉइन अपनी रेस्ट की पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता, और क्योंकि वो कार्ड वहां से हट गया है, आगे चला गया है, मोशन में है, बिकॉज उसको तो फोर्स लगा, तो वो कॉइन नीचे की तरफ गिर जाता है। तो ये भी एक बड़ा ही कॉमन सा एग्जाम्पल है इनर्शिया का, जो आपकी बॉडी जो कॉइन शो कर रहा है। तो आप इस एक्टिविटी के थ्रू ये भी पता कर सकते हो। ओके, तो ये जो हमने सिनेरियोज डिस्कस करे, ये जो अभी हमने एक एक्टिविटी करी या जो कैरम वाला सिनेरियो हमने देखा, इन सब से हम क्या कह सकते हैं कि बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल एक्टेड अपॉन एन अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब अगर बॉडी रेस्ट पे है, उसको मोशन में लाना है, जब तक आप एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करोगे वो रेस्ट पे ही रहेगी। और अगर बॉडी मोशन में आ गई तो इट विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई नहीं करते हो उसको स्टॉप करने के लिए। ठीक है, तो आई एम श्योर ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा अब, राइट? So let us now discuss more about inertia. We know that there is resistance offered by an object to change its state of motion. या फिर अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, इफ इट इज मूविंग देन इट विल टेंड टू कीप ऑन मूविंग। और ये जो उनका स्टेट है, ये दोनों में से कोई भी स्टेट को चेंज करना चाहते हो तो जो ऑब्जेक्ट है दैट विल ऑफर रेजिस्टेंस। ये जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। पर अगर हम सोचें, इफ यू थिंक फर्दर, देन एक क्वेश्चन आता है कि क्या सभी बॉडीज एक सा इनर्शिया प्रोवाइड करती हैं? क्या सभी बॉडीज का जो रेसिस्टेंस जो वो ऑफर करते हैं वो मैग्नीट्यूड एक सा होता है क्या? तो इसको समझने के लिए लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल कि आपने एक फुटबॉल किक करी। सो व्हेन यू किक अ फुटबॉल, फुटबॉल या तो स्पीड में आ जाएगी या फिर उसका मोशन आपने चेंज किया, डायरेक्शन चेंज किया, सॉरी। तो व्हेन यू किक इट it would move or it would changes its position etc. बट उसकी जगह अगर आपने एक बड़े से स्टोन को हिट किया तो उससे क्या होगा? मूव करेगा, डिपेंड्स, कर भी सकता है, पर आपके पैर को चोट भी लग सकती है, योर लेग कैन गेट हर्ट। ठीक है, सपोज एक खाली बॉक्स है और उस बॉक्स को आपको मूव करना है तो आप फटाफट उसको मूव कर सकते हो, पर वही ऑब्जेक्ट जो है, वही जो बॉक्स है उसके अंदर सामान है और वो हैवी हो जाता है तो आप उसको एकदम क्विकली मूव नहीं कर सकते, है ना? या फिर एक कार्ट है जिसमें कुछ सामान रखा हुआ है, आप थोड़ा सा फोर्स लगाते हो वो मूव करने लगता है, पर उतने ही फोर्स से एक बड़ी सी ट्रेन नहीं मूव करेगी, है ना? तो हम इन सब एग्जाम्पल से क्या कह सकते हैं कि जितने हेवियर होगा ऑब्जेक्ट या जितना मैसिव ऑब्जेक्ट होगा वो उतनी ज्यादा इनर्शिया ऑफर करेगा, है ना? जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसकी उतनी ज्यादा इनर्शिया वो ऑफर करेगा। इससे हम ये कह सकते हैं कि इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। मतलब जितना ज्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का उतनी ज्यादा इनर्शिया होगी उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, so basically inertia is the natural tendency of an object to resist a change of its state in motion or rest, and the mass of an object is the measure of its inertia. Okay, so after studying inertia, if we move further and we discuss further, we know that the first law states कि when an unbalanced external force acts on an object, its velocity changes। मतलब ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन मिलता है, मतलब जब भी एक अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट पे लगेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी या ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन गेन होगा। तो इन इन इस फैक्ट को स्टडी करते हुए देयर आर टू क्वेश्चंस दैट कम्स टू आवर माइंड। पहला क्वेश्चन ये है कि कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है वो फोर्स पे अप्लाई होता है। How does acceleration of an object depend on the force that is applied to it?
और वो जो भी फोर्स है जो अप्लाई हुआ है उस फोर्स को हम मेजर कैसे करते हैं. सो देयर आर दीज टू क्वेश्चंस दैट वी विल नाउ फाइंड आउट द आंसर टू. तो उसके लिए लेट अस कंसिडर वन एग्जांपल. एक टेनिस मैच है एंड अ प्लेयर हिट्स अ टेनिस बॉल. सपोज वो बॉल जाके दूसरे प्लेयर को लग जाती है या स्पेक्टेटर को लग जाती है. ठीक है. और वैसे ही एक क्रिकेट बॉल है. वो क्रिकेट बॉल बैट्समैन शॉट मारता है और वो क्रिकेट बॉल जाके किसी स्पेक्टेटर और प्लेयर को लग जाती है. तो दोनों में क्या इम्पैक्ट एक सा होता है? सोचो सोचो. ऑफ कोर्स नहीं होता ना. टेनिस बॉल लगती है तो इतनी चोट नहीं आती, पर अगर क्रिकेट बॉल लगी है तो इट कैन इवन रिजल्ट टू फेटल इंजरीज. इट कैन रिजल्ट टू डेथ ऑफ प्लेयर्स आल्सो. ये हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया. वी हैव लिसन टू सर्टेन न्यूज. तो इससे हम ये कह सकते हैं कि there is some relationship other than just force. कुछ और भी प्रॉपर्टी है, कुछ और भी चीजें हैं जो मैटर करती हैं. इसी को आगे समझने के लिए वी कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ बुलेट. छोटी सी बुलेट होती है ना. वो क्या हार्म कर सकती है? ऐसे ही तो नहीं कर सकती, पर अगर आप उसको गन से फायर करते हो, इफ यू फायर अ बुलेट फ्रॉम अ गन, देन दैट बुलेट कैन इवन किल द पर्सन, है ना. तो इन ऑब्जर्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि the impact produced by the object depends on their mass and velocity. ठीक है. ये मास और वेलोसिटी से हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि अगर हम क्रिकेट बॉल का एग्जांपल लें तो वी नो दैट वो हैवी होती है. वी नो कि एक तो बॉलर की स्पीड होती है, ऊपर से बैट्समैन का फोर्स होता है, सो देयर इज मोर वेलोसिटी इन्वॉल्व देयर. तो वी नो कि मास और वेलोसिटी ये दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि इम्पैक्ट जो होता है उसको बढ़ाती या कम करती है. और ये बात भी बहुत ऑब्वियस है कि हमें जितना ज्यादा एक्सेलरेशन चाहिए, जितनी ज्यादा वेलोसिटी चाहिए, हमें उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, है ना. तो हम ये कह सकते हैं कि there appears to exist some quantity of importance that combines the object's mass and its velocity. ठीक है. एक ऐसी ऐसी क्वांटिटी है जो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती है, जो कि मास और वेलोसिटी को कंबाइन करती है. ऐसी एक प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मोमेंटम. राइट. मोमेंटम जो कि न्यूटन ने इंट्रोड्यूस करी थी. ठीक है. नाउ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. We denote momentum by small p. Momentum is equal to the product of the mass of the object m, small m, and the velocity v of the object. जो मोमेंटम होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है. और जो मोमेंटम का डायरेक्शन होता है दैट इज सेम एज दैट ऑफ द वेलोसिटी. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, मोमेंटम का भी वही डायरेक्शन होता है. इसका स्टैंडर्ड जो एसआई यूनिट है दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड. Now, since the application of an unbalanced force brings a change in velocity of an object, therefore it is clear that force also produces a change of momentum. क्योंकि force apply करने से change in velocity होता है, इसीलिए it is very clear कि force की वजह से change in momentum भी होता है. ठीक है. What is momentum? Momentum is mass into velocity of an object. It is a vector quantity. उसका यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. एंड फोर्स also produces change in momentum because force से change in velocity भी होता है. ठीक है. I am sure now you are clear with this particular quantity momentum. ठीक है. This momentum we will study further, जिसकी हेल्प से हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी डिराइव करेंगे. ठीक है. सो अभी के लिए आई विल लीव यू विद दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोमेंटम, जिसकी हेल्प से हम फर्दर स्टडी करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, देन थर्ड लॉ, एंड ग्रेजुअली law of conservation of masses, which will finish this particular chapter in the book. So for now, thank you so much. Do watch this video carefully, and if you have any feedback, you are more than welcome to share it with me, either by commenting or by dropping me a mail at learningsutras@gmail.com. I will also come up with the second part soon, wherein we'll finish this particular concept of force and laws of motion. Thank you so much.
Until we meet again, take care and keep learning. Also do like and share the video, subscribe to the channel to never miss any update. Thank you so much. Bye bye.